हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर सेकंड के यूनिट 7। ठीक है, यूनिट इसका नाम है मेटल कार्बोनिल यानी धातु कार्बोनिल। तो ये जो हमारी यूनिट 7 है, तो इस वीडियो में पूरी की पूरी 7th यूनिट कंप्लीट करा दूंगी, जिससे आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे टॉपिक मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। फिर हमारी भी बस एक यूनिट बचेगी, यूनिट 8, उसे भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी इस पेपर के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो पहला देखते हैं धातु कार्बोनिल होता क्या है, यानी मेटल कार्बोनिल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, इसका क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक ही परमाणु है तो मोनोऑक्साइड में उचित परिस्थितियों में धातुओं यानी मेटल से संयोग करने की प्रवृत्ति होती है। जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO है, वो किससे क्रिया कर सकते हैं, मेटल यानी धातुओं से संयोग करने की प्रवृत्ति होती है उनकी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी धातु कार्बोनिल की परिभाषा क्या है। तो यह है इसकी परिभाषा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के मेटल के साथ बने यौगिक को क्या कहते हैं, हम धातु कार्बोनिल कहते हैं। तो हमारे इसमें क्या क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और क्या होगा, मेटल। तो ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे, उसी क्या आएंगे हम धातु कार्बोनिल। अर्थात इसका फॉर्मूला क्या होगा, M और इसके बीच में बॉन्ड और CO, यानी M क्या है यहाँ पे हमारा धातु, कोई भी धातु ले सकते हैं हम, और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका एक सूत्र है। अब देख लेते हैं धातु कार्बोनिल में धातु कार्बोनिल समूह के कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है। जो हमारा धातु कार्बोनिल है, जो हमारा ये धातु कार्बोनिल है, उसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बोनिल समूह होता है वो सीधा धातु से जुड़ा रहता है। धातु कार्बोनिल का सामान्य सूत्र क्या होता है, MxCO5 होता है। ठीक है, तो इसमें M क्या है, M है इसमें धातु परमाणु, ये हमारे धातु परमाणु है, इसमें हम धातु कोई सी भी ले सकते हैं। X है यहाँ पे धातु परमाणु की संख्या, ठीक है, कितने भी हमारे धातु हो सकते हैं उसकी संख्या। और CO है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आपको पता ही होगा। और Y क्या है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के परमाणु की संख्या, यानी कि जितने कार्बन मोनोऑक्साइड हैं उसकी संख्या यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं NiCO का होल 4। तो इसमें हमारा धातु कौन सा है, Ni, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी संख्या है इसकी, 4। तो NiCO4 इसका एग्जाम्पल है और FeCO5 इसका एक दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यानी प्रभावी परमाणु संख्या नियम कहते हैं, और इसे दूसरा नाम भी है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या फिर इसे EAN भी कहते हैं। ठीक है, EAN रूल। ठीक है, तो आप देख लेते हैं ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो मेटल एटम को स्थायित्व के लिए रखी होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की वह संख्या, जैसे हमारा धातु परमाणु है बीच वाला, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थायित्व के लिए रखनी होती है, उतनी ही संख्या को क्या कहते हैं हम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार मेटल एटम यानी धातु परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए इसकी संख्या, 18। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है CrCO का होल 6। तो Cr देख लेते हैं, इसका हमारा परमाणु वो हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा, सबसे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 3d5 4s1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 5 और एक ये रहा 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं यहाँ पे। और CO यहाँ जो हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, इससे ही साझा कर लेता है। तो इसमें 2 लिख लेते हैं, और कितनी संख्या यहाँ पे 6, तो 6 से गुणा कर लेंगे, 2 6 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में जुड़कर 18 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहा था, जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अनुसार मेटल एटम यानी जो हमारा मेटल एटम है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, 18। तो 18 कैसे हो रही है, 6 तो इसके और ये इससे गुणा कर रखी है, तो 12, यानी दोनों मिलाकर 18 होनी चाहिए, तभी ये एक पूरा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल का अनुसरण हो रहा है। तो सेकंड है इसमें FeCO का होल 5। तो इसमें देख लेते हैं हमारा Fe का जो बाह्य कोश होता है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d6 4s2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 6 ये वाले और 2 ये वाले, तो 8 हो गए। और CO, अगर आपको CO लिखना है तो हर जगह आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 ही लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन ही साझा करता है, यानी 2 लिख देंगे। और यहाँ पे कितने CO है, 5, तो 5 से गुना करके यहाँ पे आ गया 10, 10 और 8 18। तो ये भी हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल यानी धातु कार्बोनिल के बनाने की विधियाँ। तो इसमें देखते हैं हम धातु कार्बोनिल कैसे बना सकते हैं, उसकी विधियाँ। तो निम्न विधियाँ हैं। फर्स्ट देख लेते हैं धातु एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग से। तो इसमें क्या क्या अभिक्रिया करेंगे, धातु लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आपस में सीधा क्रिया कर लेंगे तो क्या बना लेंगे, हमारे धातु कार्बोनिल बना लेंगे। तो निकेल साधारण ताप पर तथा दाब पर CO से क्रिया करके NiCO4 बनाता है। तो Ni तो निकेल का फॉर्मूला होता है Ni, तो Ni+4CO। तो ये आपस में क्रिया करके 240 डिग्री सेल्सियस पर क्या बना लेंगे, NiCO का होल 4। और एक Fe है, वो भी CO से क्रिया करके FeCO5 बना लेता है। ठीक है। सेकेंड है इसमें बनाने की विधि अपचायक की उपस्थिति में। तो अपचायक की उपस्थिति में करेंगे जब RuI3 VCl3 CrCl3 FeS इत्यादि लवणों यानी सॉल्ट की क्रिया अपचायक जैसे MgAgCu Na H2 LiAl H2 आदि की उपस्थिति में CO से करते हैं तो क्या होता है, हमारे मेटल कार्बोनिल प्राप्त होते हैं। तो हम इन सब की क्रिया किससे करेंगे, इन सब से किसी से भी कर सकते हैं और CO से। तो इन तीनों की क्रिया करके हम क्या बना लेंगे, मेटल कार्बोनिल। इसका एग्जाम्पल है RuCl। तो इनमें से हमने क्या लिया, RuCl लिया, RuI3 लिया। ठीक है, RuI3 और आगे है हमने CO तो हमें लेना ही है सब में। ठीक है, और इनमें से हमने क्या लिया, Ag। तो इन तीनों को हम आपस में क्रिया कराएंगे 175 डिग्री सेल्सियस पर। क्या बनेगा हमारा RuCO का होल 5 + 6 AgI बनेगा। और नेक्स्ट हमने CrCl3 लिया और CO लिया, LiAl H4 लिया। इन तीनों की 115 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराएंगे तो CrCO का होल 6 और प्लस LiCl + AlCl2 तो ये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमें ये दोनों क्या है, हमारे धातु कार्बोनिल। तो हमें धातु कार्बोनिल प्राप्त हो गए। ठीक है, नेक्स्ट विधि देखते हैं इसकी। तो ये है थर्ड अन्य कार्बोनिल द्वारा निर्माण यानी सिंथेसिस फ्रॉम अदर कार्बोनिल। तो ये इसकी थर्ड बनाने की विधि है धातु कार्बोनिल की। अब हम क्या लेंगे, अन्य कार्बोनिल यानी दूसरे कार्बोनिल से हम क्या करेंगे, दूसरे कार्बोनिल का निर्माण करेंगे। जब आयरन पेंटा कार्बोनिल पर UV लाइट डाला जाता है तब यह कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल त्याग कर FeCO9 बनाता है जो गर्म होने पर क्या बनते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो हम क्या लेंगे, एक धातु कार्बोनिल से दूसरा धातु कार्बोनिल बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या लिया इनमें, FeCO का होल 5 लिया। ठीक है, आयरन पेंटा कार्बोनिल है इसका नाम, आयरन पेंटा कार्बोनिल। ठीक है, ये UV किरण की उपस्थिति में जब इस पर डाली जाएगी UV किरण तो ये क्या होगा, Fe2CO का होल 9 में विघटित हो जाएगा प्लस CO यहाँ से बाहर निकल जाएगा एक। ठीक है, तो हम आगे क्या लेंगे, 2 FeCO का होल 9, इसे भी हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, FeCO का होल 5 प्लस FeCO का होल 4 का होल थ्राइस प्लस CO। तो यहाँ पे कितने प्राप्त हुए, हमें 2 कार्बोनिल प्राप्त हुए। ठीक है, ये इसकी थर्ड बनाने की विधि थी। लास्ट विधि देख लेते हैं इसकी फोर्थ, धातु ऑक्साइड पर CO की अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड यानी OSO4 यानी हमारा धातु है ऑक्सीजन और ये ऑक्साइड। तो ये दोनों CO से क्रिया कर लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, बना लेंगे OSCO का होल 5 4CO2। तो ये हमारा धातु कार्बोनिल बन गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु कार्बोनिल का वर्गीकरण। देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। हाइबर ने धातु कार्बोनिल को 2 समूह में बांटा है। तो 2 समूह मतलब दो उसमें बांटा है, 2 समूह में। पहला इसमें एक केंद्रीय कार्बोनिल यानी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। तो इसमें देखेंगे, इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। सेकेंड हमारा बहुकेंद्रीय कार्बोनिल पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। तो पहले देख लेते हैं एक केंद्रीय कार्बोनिल क्या होता है, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। इनमें क्या होता है, धातु का केवल एक परमाणु कार्बोनिल समूह से जुड़ा होता है यानी धातु कितने होंगे, इसमें एक होगा और CO से जुड़ा रहेगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, MCO का होल Y यानी M कितना है यहाँ पे, एक ही होगा और CO यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल NiCO का होल 4। तो इसमें धातु कितना है, एक। तो इसलिए क्या कहेंगे, एक केंद्रीय कार्बोनिल यानी एक धातु है इसमें भी एक FeCO का होल 4 में, CrCO के होल 6 में भी एक ही धातु है। नेक्स्ट है इसमें ये अन्य कार्बोनिल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं यानी अन्य कार्बोनिल की अपेक्षा जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल है वे क्या होते हैं, अधिक वाष्पशील होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर आदि में विलय होते हैं। तो ये किस में, इन तीनों में विलय होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड बहुकेंद्रीय कार्बोनिल। तो बहुकेंद्रीय कार्बोनिल का मतलब क्या है, ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा। इनमें क्या होता है, धातु परमाणु में एक से अधिक धातु के परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, मोनो में एक धातु था और इसमें कितने होंगे, एक से अधिक होंगे।
इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, MxCO का होल y होता है। तो m कितने हैं यहाँ पे, धातु मतलब कितने भी हो सकते हैं और CO भी कितने भी हो सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है समकेंद्रीय कार्बोनिल। समकेंद्रीय का मतलब यह है इस प्रकार के कार्बोनिल में एक ही प्रकार के धातु परमाणु जुड़े होते हैं। तो हमारा जो m है वो कितने होंगे, एक ही जैसे होंगे, यानी F3 लिखा है तो इसमें F कितने हैं, 3, यानी एक ही जैसे है, CO का होल 12। दूसरा इसमें विषम केंद्रीय कार्बोनिल, इसमें एक से अधिक प्रकार के धातु परमाणु पाए जाते हैं। तो MnCO यहाँ पे कितने कार्बोनिल पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कितने केंद्रीय परमाणु पाए जा रहे हैं, 2, यानी 2 धातु पाई जा रही हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की, तो इसे कहते हैं विषम केंद्रीय कार्बोनिल। और यहाँ पे भी Mn और Re 2 प्रकार की धातु पाई जा रही हैं, इसे कहते हैं विषम केंद्रीय कार्बोनिल, ठीक है। और CO 10। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द मोनोन्यूक्लियर एंड डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल, यानी एक केंद्रीय कार्बोनिल और द्विकेंद्रीय कार्बोनिल की संरचना एवं बंधन प्रकृति। तो हमने ऊपर क्या देखा, एक केंद्रीय कार्बोनिल देखा, और द्विकेंद्रीय का मतलब क्या है, जो हमने पॉलीन्यूक्लियर देखा यानी हमने बहुकेंद्रीय देखा, उसमें क्या होता है, अगर हमारे धातु 2 हैं तो उसे कहेंगे हम द्विकेंद्रीय, अगर 3 है उसे त्रिकेंद्रीय, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे द्विकेंद्रीय, यानी हम कितने धातु लेंगे यहाँ पे, 2, ठीक है, M2 लेंगे। तो द्विकेंद्रीय कार्बोनिल की संरचना एवं बंधन, तो हम एक केंद्रीय और द्विकेंद्रीय इन दोनों की संरचना देखेंगे एक एक एग्जाम्पल से, और उसमें बॉन्डिंग यानी इसकी बंधन की प्रकृति भी देखेंगे। पहला इसमें एक केंद्रीय कार्बोनिल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हमने लिया CrCO का होल 6। तो ये हमें कैसे पता चला ये एक केंद्रीय, क्योंकि इसमें जो हमारा धातु है वो सिर्फ एक है, इसलिए ये होगा एक केंद्रीय कार्बोनिल। तो इसका नाम है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। तो हम देख लेते हैं ये बंधन कैसे बनाते हैं। जो हमारा CO है, CO में कैसे बंधन बनेगा, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और इस पर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, यानी एक लोन पेयर ये वाला और एक लोन पेयर ये वाला। पेयर का मतलब है जोड़ा, ठीक है, एक लोन पेयर कार्बन पे होता है। तो जो ये वाला लोन पेयर है वो ऑक्सीजन कार्बन को डोनेट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे एरो का निशान बन जाता है, यानी उपसंयोजक बंध बन जाता है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर बच जाते हैं। तो जो हमारा कार्बन है वो जब किसी धातु से क्रिया करेगा, तो हमें किससे क्रिया करानी है, धातु से ही क्रिया करानी है। तो धातु से क्रिया करेगा तो यहाँ पे एक बंध बन जाएगा, ठीक है, M से क्रिया कर लेगा ये। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो 2 लोन पेयर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जो हमारा ये जो हमारा बंध बना वो इस साइड आ जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे 2 प्रकार के बंध बन जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है इसमें फर्स्ट CrCO का होल 6, यानी क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। तो Cr डबल इक्वल्स टू 4s1 3d5। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा Cr है उसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा, 4s1 3d5। तो मुक्त कार्बन पर मुक्त Cr परमाणु देख लेते हैं। जो हमारा Cr परमाणु है उसका जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसके ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, तो 3d 4s 4p। ये क्या है, हमारे बाह्य कोश, यानी 3d लिखा हमने, 4s लिखा और 4p हमने लिख दिया यहाँ पे। तो 3d में कितने होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, कितने हैं यहाँ पे 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 4s में कितना है, 1, तो 1 भर दिया। तो CrCO4 में अगर हम ये वाला परमाणु, ये वाला हम अणु ले CrCO का होल 6 में Cr परमाणु, ये तो मुक्त था, यानी ये मुक्त क्रोमियम है, ठीक है। अब हमने क्या लिया, CrCO6 में लिया, तो हमने यहाँ पे इसके जो CO है वो किससे क्रिया कर लेगा, इसके जो CO का जो हम इसमें क्या आते हैं, लोन पेयर उपस्थित है। तो लोन पेयर कितने यहाँ पे 6 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने CO हैं, 6, ठीक है। तो 6 है, तो ये क्रोमियम के ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। तो हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा CO है वो धातु को अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, यानी ये क्रोमियम इससे ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वे एक दूसरे से वो बना लेंगे, एक दूसरे से जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 का मतलब है 3 ऑर्बिटल में एक साथ आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल में ये बंध बना लेंगे, ठीक है। और फिर देख लेते हैं क्या होता है, जो हमारा CO है वो इन जो खाली ऑर्बिटल है उनमें आ जाता है। तो कितने CO यहाँ पे 6, तो हमारे खाली ऑर्बिटल कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो कि 6 के 6 जो हमारे लोन पेयर है वो इन ऑर्बिटलों में आ जाते हैं। ये क्या है, हमारे लोन पेयर इन ऑर्बिटल में आ गए। तो इसका जो संकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज़ करें,
2 तो हमने यूज़ करे 3D के, 1 यूज़ करा 4s का और 3 यूज़ करे 4p के। तो यहाँ बनेगा हमारा D2sp3 यानी D2sp3 संकरण हो गया। ठीक है, तो हमें ये बहुत ही ईजी है। पहले तो हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे, जो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास था वो भर देंगे, फिर इन्हें जोड़े बना देंगे और फिर जितने भी हमारे ऑर्बिटल खाली मिलेंगे उनमें हम अपने CO के परमाणु CO के इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो हमारे जिसमें ऑर्बिटल में भी हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस वही हमारा संकरण होगा, D2sp3 संकरण होगा। ठीक है, इसकी संरचना देख लेते हैं। इसमें Cr बीच में लिख देते हैं क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु है और इस पर कितने एक CO जुड़ रहे हैं 6, तो 6 जुड़ गए। अगर हमारा D2sp3 संकरण है तो उसकी आकृति कैसी होगी, अष्टफल के संरचना। ये आपने पढ़ाई होगा कि किस संकरण में कौन सी आकृति होती है, ये 12th में भी पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, तो ये होगी हमारी अष्टफल के संरचना। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। CrCO का होल 6 जो हमारा ये हमने ये ले रखा है हमने अणु, उसमें क्या होता है 6 रिक्त d ऑर्बिटल होने के कारण हमारे कितने ऑर्बिटल रिक्त हैं यहाँ पे 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल रिक्त होने के कारण जो हमारे CO है उसके जो 6 परमाणु Cr के रिक्त d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। तो हमारे CO के परमाणु इसमें इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, ये लिखा है इसमें। ठीक है, दान कर देते हैं, जिसमें 3D के 2 ऑर्बिटल 4s का 1 और 4p के 3, यानी 3D के तो 2, 4s का 1 और 4p के 3 ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो 4p के जो 3 ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं, जिससे उसमें क्या हो जाता है D2sp3 संकरण हो जाता है और CrCO6 की आकृति अष्टफल क्या होती है। तो इसके ये क्या था संरचना और इसकी बंधन प्रकृति यानी इसकी बॉन्डिंग नेचर। तो ये सारा आपको लिखना है उसमें, जैसे आप ये लिखोगे उसी हिसाब से आपको ये थ्योरी भी लिखनी है। ये थ्योरी पढ़ के आपको ये भी समझ में आ जाएगा और ये बना के आपको थ्योरी भी लिखनी आ जाएगी, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम द्विकेंद्रीय। तो नेक्स्ट है हमारा द्विकेंद्रीय कार्बोनिल यानी डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल का एग्जाम्पल है इसमें Mn2CO का होल 10। तो डाई कार्बोनिल का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे 2 मेटल होंगे यहाँ पे, 2 धातु। ठीक है, तो Mn2CO का होल 6, इसका नाम है मैग्नीज डेका कार्बोनिल। मैग्नीज और डेका मतलब 10 है डेका का मतलब। ठीक है, 10 कार्बोनिल। तो इसमें देख लेते हैं जो हमारा इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास है किसका Mn का, तो ये होगा 3d5 4s2। तो इसका हम जब मुक्त Mn परमाणु लेंगे, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इसमें क्या होगा 3d4s4p के हम ऑर्बिटल बना लेंगे। तो इसमें D में कितने 5 और S में कितने 2, तो हमने बना लिया। अब लेंगे 1 Mn एटम इन MnCO का होल 10। तो हमने जो एक अणु लिया है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हम। ठीक है, एक लेंगे फिर अगले का भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो 3D में हमने लिया 4s और इसमें सारे गिन लेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब है 6 तो 3 ऑर्बिटल में आ जाएंगे और एक बचेगा यहाँ पे लोन। ठीक है, यहाँ पे एक मुक्त मूलक बचेगा यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो द्वितीय Mn परमाणु MnCO का होल 10। दूसरा देख लेते हैं जो हमारा दूसरा Mn है वो किससे क्रिया कर लेगा, ये वाला जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इससे क्रिया कर लेगा हमारा Mn। यानी जो हमारा दूसरा वाला धातु है यानी ये वाला जो Mn है वो क्रिया कर लेगा Mn, लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर मेटल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो Mn जो हमारा ये बच रहा है दूसरा वाला वो यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा। और जो हमारे कितने ऑर्बिटल बच रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने CO हैं 10। तो 5 तो एक के हो गए और 5 दूसरे वाले के, तो Mn के कितने हो गए 1 के 5। तो 5 जो कार्बोनिल है वो यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेंगे और दूसरे वाले जैसे हमने यहाँ पे जो जुड़ेगा उसका दूसरे का भी तो ऑर्बिटल बनेंगे ना ऐसे ही, तो उसमें भी 5 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 5 ऑर्बिटल उससे बॉन्ड बना लेंगे और 5 इससे। तो इसमें कौन सा संकरण होगा D2sp3 संकरण होगा। तो इसकी संरचना देख लेते हैं, इसमें भी क्या होगा अष्टफल की संरचना होगी क्योंकि इसका भी संकरण D2sp3 है। तो इसकी संरचना बनेगी Mn से Mn जुड़ जाएगा और यहाँ पे 5 कार्बोनिल और इधर भी 5 कार्बोनिल, ये इसकी संरचना अष्टफल की है। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो Mn2CO का होल 10 में D2sp3 संकरण के कारण इसकी आकृति कैसी होती है, अष्टफल की संरचना होती है तथा 3D का एक ऑर्बिटल MM बंध बनाने में भाग लेता है। तो इसमें क्या कहा है जो हमारा 3D का, यानी 3D का कौन सा हमारा 3D का जो हमारा एक ये वाला ऑर्बिटल है वो
क्या बना लेता है, बंद बना लेता है, ठीक है। तथा 3D के 2 ऑर्बिटल, 4s के 1 ऑर्बिटल तथा 4p के 3 ऑर्बिटल में CO से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यही कहा गया है इसमें कि 3D का 1 ऑर्बिटल, 4s का भी 1 और 4p के 3 ऑर्बिटल बंद बनाने में भाग ले लेते हैं, ठीक है। 3D का 1 आएगा यहाँ पे, 3D का भी 1 ले रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जिससे D2sp3 संग्रहण होता है, क्योंकि जो हमारा 3D का एक तो MM से बॉन्ड बना लिया और एक किसमें इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, और 4s के भी 1 है और 4p के 3 है, तो D2sp3 संग्रहण पाया जाएगा इसमें, ठीक है। ये था हमारा डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल में स्ट्रक्चर और उसका बंधन प्रॉपर्टी, यानी इसकी बंधन प्रकृति या फिर इसे बॉन्डिंग नेचर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यही था। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे हम चैप्टर 8 जो हमारा लास्ट बच रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।